फ्रॉम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंसी पढ़ेंगे जिसमें साइज, शेप एंड कलर कॉन्स्टेंसी हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं। Next is size constancy. When we know that an object is of a certain size, we tend to perceive it as being that same size regardless of how far it is from our eyes. ठीक है, जब हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है तो फिर हम उसको सेम साइज़ ही परसीव करते हैं, वो बेशक हमसे जितना मर्जी दूर चला जाए। ठीक है, हमारा कोई भी ब्रदर है, सिस्टर है, हमें पता है उसकी हाइट कितनी है। अब वो जितना मर्ज़ी दूर हो जाए, जितनी मर्ज़ी एक्टिंग कर ले, जितना मर्ज़ी पाँव ऊपर करके कह ले कि मेरी हाइट बड़ी हो गई, हमें पता होता है उसकी हाइट कितनी है और हम उसको ऐसे ही परसीव करते हैं। ठीक है, द परसीवर हैज़ द एबिलिटी टू जज टू और मेजर साइज रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस इन्वॉल्व। ठीक है, वो कहता है आगे भी कि डिस्टेंस मर्ज़ी जितना मर्ज़ी डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, जो परसीवर जो है उसमें एबिलिटी होती है कि वो जज कर सके और ट्रू साइज़ को जज कर सके और मेजर कर सके। ठीक है भाई, एग्जाम्पल है when you finish a conversation with a friend and he begins to walk away from you, the image on retina becomes smaller and smaller। ठीक है, जब आप किसी फ्रेंड से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो और जब वो फिनिश हो जाती है और वो आपसे दूर जाना शुरू हो जाता है तो हमारे रेटिना पे इमेज जो है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाता है। ठीक है, येट यू डोंट थिंक शी इज़ थिंकिंग और ही इज़ थिंकिंग डिस्पाइट दिस चेंज इन सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है, अब सेंसरी एक्सपीरियंस हमारा बेशक चेंज हो जाए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचना शुरू कर दें कि वो श्रिंक हो गया है या फिर वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, इमेज बेशक रेटिना पे स्मॉलर होता जाए लेकिन हमें पता है उसकी हाइट कितनी है या उसका साइज़ कितना है तो वो उतना ही रहेगा, श्रिंक नहीं हो जाता, बेशक रेटिना पे हमारा इमेज स्मॉलर बन जाए। Next is shape constancy. When we know that the object is of a certain shape, we tend to perceive it as the same shape regardless of the viewing angle। ठीक है, अब एक चीज़ की शेप पता चल गया, अब बेशक उसका एंगल जितना मर्जी चेंज होता रहे, जितनी मर्जी दूर पड़ी हो, जितनी मर्जी ऊपर नीचे पड़ी हो, हमें पता है इसकी क्या शेप है तो हम उसको उसी तरह से परसीव करेंगे। ठीक है, when one stands in a corner of a room, the image on the retina of eye is distorted। ठीक है, जब कोई बंदा रूम के कॉर्नर पे खड़ा है तो हमारा इमेज जो है रेटिना ऑन द इमेजेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, येट वी डू नॉट परसीव अ डिस्टॉर्टेड, लेकिन उसके बावजूद हम डिस्टॉर्टेड रूम परसीव नहीं करते। वी हैव लर्न दैट थिंग फर्दर अवे फ्रॉम अस आर नॉट नेसेसरली स्मॉलर एंड वी हैव लर्न टू मेक करेक्शन इन आवर परसेप्शन डिपेंडेंट ऑन द एंगल फ्रॉम विच वी ऑब्जर्व। ठीक है, और अब एंगल पे डिपेंड करता है और हमने सीख लिया होता है कि चीज़ें बेशक हमसे दूर हो जाएँ। ठीक है, तो हम बेशक डिस्टॉर्टेड चीज़ें हमें नज़र आ रही हों, हमारे रेटिना पे बन रही हों, लेकिन हम उसको सही तरीके से ही परसीव करते हैं। ठीक है, तो बेशक एंगल चेंज हो जाए, बेशक चीज़ें जहाँ मर्ज़ी मूव कर दी जाएँ, हमें जब उनकी शेप का पता चल जाता है तो फिर हम उसको सेम शेप ही परसीव करते हैं। नेक्स्ट इज़ कलर कॉन्स्टेंसी। इफ़ वी शो कोल अंडर अ कलर्ड लाइट। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर कलर्ड लाइट में एक कोल हम दिखाते हैं किसी ऑब्जर्वर को एंड आस्क एन ऑब्जर्वर टू नोट द कलर, और उसको हम कहते हैं कि इसका कलर नोट करो, ही टेंड्स टू सी इट एज ब्लैक, तो वो उसको एज अ ब्लैक ही परसीव करेगा रिगार्डलेस ऑफ द कलर डैट एक्चुअली एमेनेट्स फ्रॉम इट। ठीक है, अब उसमें से जो मर्जी कलर बाहर आ रहा हो वो उसको ब्लैक ही परसीव करेगा क्योंकि उसको पता है कि कोल का रंग जो है वो ब्लैक ही होता है। ठीक है, अब उसको बेशक जितनी मर्जी डिफरेंट लाइट्स में दिखा लो उसने कहना है कि ये ब्लैक ही है। ठीक है, कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेंड टू रिमेन कांस्टेंट इन परसेप्शन व्हेन वी नो देयर कलर। ठीक है, तो वही बात होगी जब हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का कोई कलर है या उसका फॉर एग्जांपल कोल का ब्लैक कलर है, तो अब हम उसके लिए सिचुएशन जितनी मर्जी चेंज कर दें हम उसको एज अ ब्लैक ही परसीव करेंगे और वो ब्लैक ही रहेगा हमारी परसेप्शन में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस, ठीक है, वो कहता है द प्रोसेस बाय विच वी एक्सपीरियंस परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी को एक्सपीरियंस करते हैं इज़ नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। ठीक है, अभी भी अच्छे तरीके से इसको समझा नहीं गया एंड हैज़ गिवन राइज टू टू कंपीटिंग थेरीज, और इसकी वजह से दो कंपीटिंग थेरीज जो हैं वो राइज होती हैं। नंबर वन इज़ अनकॉन्शियस इन्फेरेंस थेरी। वी यूज़ वी यूज़ प्रेयर एक्सपीरियंस अबाउट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस अबाउट इट्स लोकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस बनाने के लिए हमारे पास जो पहले से नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल थेरी। अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सीन गिव अस क्लूज अबाउट देयर साइज। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरम्यान में जो रिलेशनशिप होता है वो हमें ऑब्जेक्ट के साइज़ के बारे में क्लू प्रोवाइड करता है। While we cannot say whether unconscious inference theory or ecological theory provides a more complete amount of perception,
ठीक है, वो कह रहा है कि अभी भी ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों थ्योरीज़ जो है परसेप्शन के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इट इज़ क्लियर दैट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस प्ले अ क्रिटिकल और इन परसेप्चुअल डेवलपमेंट। फिर भी वो कहता है कि हमारी जो परसेप्चुअल डेवलपमेंट होती है, जितनी भी चीज़ें हम परसीव करते हैं, उनको मीनिंग देते हैं, उसमें हमारी लर्निंग और एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। Next type of perception is called motion perception. Motion is perceived by following the progressive change of an object's position in space with time. ठीक है, मोशन क्या है? सिंपल मूवमेंट है, हरकत करना है। टाइम के साथ साथ जो जो चीज़ें मूव करती हैं उनको हम मोशन परसेप्शन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू राइड इन अ मूविंग व्हीकल, ठीक है, अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो एंड लुक आउट द साइड विंडो, ठीक है, और खिड़की से बाहर आप देखते हैं, द ऑब्जेक्ट यू सी आउटसाइड अपीयर टू बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपकी गाड़ी अगर आगे जा रही है तो आपको लगता है कि बाकी दरख्त वगैरह जो हैं वो पिछली तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, तो आप फॉरवर्ड जा रहे हैं और चीज़ें बैकवर्ड जा रही हैं। Objects very far away such as the moon and the sun appear to move in the same direction as the viewer। ठीक है, लेकिन अगर वो जो चीज़ें जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, दरख्त तो करीब है ना, आप आगे जा रहे हैं, दरख्त पीछे को जा रहे हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं जैसे सूरज हो गया, चाँद हो गया, ठीक है, तो आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो सन एंड मून भी जो है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये हमारे पास मोशन परसेप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये छोटा सा इमेज है, जो दरख्त हैं बिल्कुल रोड के साइड पे हैं, आप फॉरवर्ड मूव करेंगे लेकिन आपको लगेगा दरख्त जो है वो बैकवर्ड मूव कर रही है। लेकिन अगर सूरज की बात की जाए जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि चाँद भी या सूरज भी जो आपके पीछे-पीछे या आपके साथ-साथ मूव कर रहा है। अब हम टाइप्स देखते हैं कि मोशन परसेप्शन की कौन-कौन सी टाइप्स हैं, तो इसकी 2 टाइप्स हैं। एक रियल मूवमेंट है और दूसरा अपीयरेंट मूवमेंट है। रियल मूवमेंट क्या है? द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, चीज़ें जो दुनिया में असल में मूव कर रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फ़ील हो रहा है बल्कि वो रियल में भी मूव कर रही होती हैं। अपीयरेंट मूवमेंट क्या है? मूवमेंट परसीव्ड इन द एब्सेंस ऑफ फिज़िकल मूवमेंट ऑफ एन इमेज अक्रॉस द रेटिना। ठीक है, कि फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें ऐसा फ़ील हो रहा है कि चीज़ें मूव कर रही हैं। ठीक है, तो नो फिज़िकल मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ अपीयरेंट मूवमेंट। ठीक है, बीच बीच में से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट इज इंड्यूस मोशन। हैव यू एवर सीन द सन गो बिहाइंड अ क्लाउड? ठीक है, कभी आपने देखा है कि जो सन है ना वो बादलों के पीछे चला जाए? सो इफ़ सो यू एक्सपीरियंस इंड्यूस्ड मोशन। तो इसका मतलब क्या है कि वो इंड्यूस्ड मोशन होता है। एक्चुअली द सन इज़ रिलेटिवली स्टेशनरी एंड द क्लाउड मूव्स थ्रू द स्काई। ठीक है, अब क्या होता है कि सन मूव नहीं कर रहा होता बल्कि क्लाउड्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सूरज जो है वो बादलों के पीछे चला गया है, तो इस मोशन को हम इंड्यूस्ड मोशन कहते हैं। ठीक है, बट वी सी द सन एज द सेंट्रल फिगर एंड क्लाउड एज बैकग्राउंड। ठीक है, तो सन को हम सेंट्रल फिगर देखते हैं और हमें लगता है कि क्लाउड जो है वो बैकग्राउंड में है। सो वी ऑफन इनकोरेक्टली परसीव दैट सन इज़ मूविंग, और हम इनकोरेक्टली परसीव करते हैं कि सन मूव कर रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है, क्लाउड्स मूव कर रहे होते हैं। सेकेंड टाइप इज़ फाइव फिनोमिना एट ऑप्टिकल illusion in which stationary objects shown in rapid succession transcending the threshold at which they can be perceived separately appear to move। ठीक है, कि चीज़ें ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेडिंग लाइट्स होती हैं ना, हमें लगता है कि वो लाइट्स जो हैं मूव कर रही होती हैं, कर रही हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि एक लाइट ऑन होती है और दूसरी लाइट ऑफ होती है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि लाइट्स मूव कर रही हैं और हमें लगता है और हम कहते हैं कि लाइट्स जो हैं वो चल रही हैं, जबकि हकीकत में एक ऑन हो रही होती है और एक ऑफ हो रही होती है। Next is autokinetic motion. If we stare at a small spot of light in a dark room for a few minutes, it will appear to being to move. Although the light is stationary, we see it move randomly back and forth in the darkness। ठीक है, अगर रूम में बिल्कुल अंधेरा हो लेकिन हमारे पास एक स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट हो, ठीक है, तो जब हम थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर उस स्पॉट को घूरते रहेंगे, उस लाइट को घूरते रहेंगे, तो हमें ऐसा फ़ील होगा कि ये मूव कर रही है लाइट, जबकि हकीकत में लाइट स्टेशनरी होती है। थर्ड इज स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट सक्सेसिव चेंजेस ऑफ स्टिमुलस पोजिशंस विच लीड टू द परसेप्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन।
यहाँ पे स्टिमुलस जो है वो अलग-अलग चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ परसेप्शन इज़ टाइम परसेप्शन, फोर्थ है ये। वी ऑफन परसीव टाइम इन आवर नॉर्मल डेली लाइफ, ठीक है। नॉर्मल डेली लाइफ में हम टाइम को परसीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, परसेप्शन ऑफ टाइम इज़ लेस इन चिल्ड्रन दैन एल्डर, ठीक है। बच्चों में जो है ना वो लेस टाइम परसेप्शन होती है। वी परसीव टाइम इन सेकंड, मिनट्स एंड आवर्स विच पास इन डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इवन सेंचुरीज, ठीक है। टाइम को हम सेकंड, मिनट्स और आवर्स में कैलकुलेट करते हैं, जो कि डेज, वीक और मंथ्स बन जाता है। और टाइम को हम किस तरह से परसीव करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के तौर पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बहुत ज़्यादा खुशी का वक्त होता है तो रात को जो है वो नींद ही नहीं आती, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उस टाइम पे टाइम गुज़र ही नहीं रहा होता, ठीक है। और जब खुशी का मूवमेंट आ जाता है तो इतनी जल्दी गुज़र जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो बेसिकली क्या होता है कि टाइम नहीं जल्दी गुज़रता, बल्कि हम इतने ज़्यादा खुश होते हैं, इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि हम कहते हैं कि और टाइम हो ताकि हम उन मूवमेंट्स को और ज़्यादा एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो खुशी के मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुज़र जाते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम परसेप्शन, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टाइम को इफ़ेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 इज़ एज, 2 एक्टिविटी, 3 मोटिवेशन एंड 4 इज़ इंटेलिजेंस, ठीक है। जब आप किसी काम के लिए मोटिवेटेड होते हो और आप दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे होते हो, तो आप अचानक से जब हार्ड वर्क कर रहे होते हो, टाइम देखते हो तो आप एकदम से कहते हो, ओह! टाइम इतना ज़्यादा गुज़र गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो उसकी वजह क्या होती है कि आप उस काम के लिए इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो, उस काम में इतने ज़्यादा मगन होते हो कि आपका सारी अटेंशन, आपका स्ट्रगल, आपका हार्ड वर्क, आपकी थॉट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी काम की तरफ होती हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि साथ-साथ वक़्त गुज़र रहा है। अब हम 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने मोशन परसेप्शन, टाइम परसेप्शन, फॉर्म परसेप्शन और साइज़ परसेप्शन पढ़ा है, ठीक है। अब जो हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट टाइप है, इसमें हम स्पेस परसेप्शन पढ़ेंगे, जिसको डिस्टेंस परसेप्शन और डेप्थ परसेप्शन भी कहा जाता है। Now, what is space, distance और depth perception? Depth perception is the brain's tendency to see the world in 3 dimensions, ठीक है। ब्रेन की ये टेंडेंसी कि वो वर्ल्ड को या दुनिया को 3 डायमेंशंस में देख सके। द एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस एंड टू परसीव द डिस्टेंस इज़ नोन एज डेप्थ परसेप्शन, ठीक है। डेप्थ, तो अगर डेफिनेशन की बात कीजिए तो डेफिनेशन क्या है कि ये सलाहियत होना कि हम वर्ल्ड को 3 डायमेंशंस में देख सकें, और जो डिस्टेंस होता है उसको हम परसीव कर सकें कि कोई चीज़ जो है वो कितने डिस्टेंस पे वाक़या है, या किसी चीज़ की डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। नेक्स्ट, व्हेन वी परसीव डेप्थ वी यूटिलाइज नंबर ऑफ़ क्यूज़, ठीक है। जब हम डेप्थ को परसीव कर रहे होते हैं ना, किसी चीज़ की गहराई का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट क्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पे मोनोक्यूलर क्यूज़ हैं, ऑपरेट व्हेन ओनली वन आई इज़ लुकिंग, जब हम एक आँख की मदद से देख रहे होते हैं तो उसको हम मोनोक्यूलर क्यूज़ का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर हम जो डिवाइड करते हैं ना, फर्स्ट पे है उसमें मोशन पैरालैक्स, ठीक है, इज़ द चेंज इन position of an object on the retina as the head moves from side to side, ठीक है। रेटिना पे जैसे ही हम अपना सर हिलाते हैं ना, तो रेटिना पे जो हमारा इमेज बन रहा होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो चेंज होता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्रेन है ना, द ब्रेन इज़ एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो ब्रेन उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है ऑब्जेक्ट के बाय द अमाउंट ऑफ चेंज इन द रेटिनल इमेज, ठीक है। रेटिनल इमेज पे जो चेंज आया था ना, उसके डिस्टेंस को ब्रेन इजीली कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिलेटिव साइज़, इफ़ द टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम साइज़, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं उनका साइज़ सेम है, द वन दैट मेक्स अ स्मॉलर इमेज ऑन द रेटिना इज़ फर्दर अवे, ठीक है। तो वो इमेज जो कि रेटिना पे स्मॉल इमेज बनाएगा, इसका मतलब है कि वो इमेज हमारे से दूर है देन द वन दैट प्रोवाइड्स अ लार्जर इमेज, उसकी निस्बत जो हमारे करीब है, ठीक है। अब देखें 2 पर्सन बने हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले को देखें तो ये नियर है और बिग है, इसका मतलब है ये हमारे करीब है, इसीलिए हमें ये बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही जब पर्सन चल के दूर चला जाएगा और तो हमें स्मॉलर नज़र आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्सन हमसे दूर है, इस वजह से स्मॉल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमें इनका साइज़ एक्चुअली पता है, इस वजह से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
Next is interposition or occlusion. When one object appears to cut off our vision of another, we judge the first object to some what closer to us than the second one. ठीक है, अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ना उस पहले ऑब्जेक्ट की वजह से थोड़ा थोड़ा सा कट रहा है। तो हम क्या जज करेंगे कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना वो हमारे करीब है उस ऑब्जेक्ट की निस्बत जो थोड़ा सा कट ऑफ हो रहा है, तो इसको इंटरपोजिशन या ओक्लूशन का नाम भी देते हैं। सेकंड इज क्लियरनेस है, एनी फेमिलियर ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लोजर व्हेन वी कैन परसीव क्लियरली द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिसकी डिटेल्स को हम क्लियरली परसीव कर लेते हैं तो हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे से क्लोजर है। नेक्स्ट हमारे पास शेडो है। फोटोग्राफर्स ऑफन मैनिपुलेट शेडोज टू इन्हेंस द थ्री डायमेंशनल इफेक्ट। ठीक है, पिक्चर को इन्हेंस करने के लिए शेडो जो है उसको मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि इमेज जो है वो ज़्यादा ब्राइट नज़र आए, ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, और एफ पे है लीनियर पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर एंड क्लोज टुगेदर एज दे बिकम मोर डिस्टेंस। ठीक है, जो चीज़ें जो है वो दूर की तरफ चली जाती हैं वो हमें लगता है कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और स्मॉलर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक है, जो ये दूर होता जाता है तो हमें लगता है ये एंड कॉर्नर से जुड़ा, यानी कि एंड कॉर्नर से एक दूसरे के साथ जाकर मिल जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्सचर। व्हेन वी लुक एट अ लैंडस्केप वी सी दैट द टेक्सचर ऑफ द ग्राउंड अपीयर फाइनर और डेंसर एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, कोई भी टेक्सचर है ना हमारे पास वो रफ टेक्सचर है, लेकिन जो वो हमसे दूर होता जाएगा ना तो हमें ऐसा लगता जाएगा कि फ़ाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जहाज़ में बैठे हैं, ठीक है, तो जहाज़ बहुत हाइट पे होता है, जब हाइट पे चला जाता है तो फिर हम जब नीचे देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें स्मूथ नज़र आती हैं, हमें लगता है कि नीचे कुछ भी नहीं है। लेकिन वही जहाज़ जब उसकी ज़मीन से हाइट कम होती है तो फिर हम इजीली घर वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह को देख सकते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बिल्डिंग्स और किस टाइप की बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन जब वही जहाज़ हाइट पे चला जाता है तो हमें नीचे सब चीज़ें स्मूथ नज़र आती हैं, फाइन सरफेस नज़र आती है। Objects located on coarser ground appear closer while those on finer texture ground appear farther away। ठीक है, जो क्लोजर ग्राउंड पे चीज़ें पड़ी होती हैं ना वो हमें लगता है करीब है, जबकि जो फाइन टेक्सचर पे पड़ी होती है, फाइन ग्राउंड पे, वो हमें लगता है दूर है। H is accommodation. As we fixate on objects on varying distance from the eye, the lens alters in shape। ठीक है, for example the lens thickens when we look at objects close to us and tend to thin when the objects are further away। ठीक है, जो चीज़ें डिस्टेंस पे होती हैं और क्लोज होती हैं उनमें लेंस जो है उसकी शेप जो है वो अल्टर होती रहती है। फॉर एग्जांपल जो लेंस जब थिक हो जाता है जब हम क्लोज ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखते हैं, और जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो हमारा जो लेंस है वो थिन हो जाता है। इसी वजह से जिनकी दूर की आई साइट की वीक होती है ना उनको थिन आई ग्लासेस लगते हैं, थिन उनका मिरर होता है, ग्लास होता है, जबकि जिनकी करीब की जो है वो कमज़ोर होती है उनको मोटे शीशे वाली ऐनक लगाई जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाइनोकुलर क्यूज़, पहले हमने मोनोक्यूलर पढ़ा था। ठीक है, मोनो मीन वन आई से हम देखते हैं, बाइनोकुलर बाई है ना तो बाई मीन्स टू। ठीक है, सर्टेन क्यूज़ परमिट us to obtain a sense of depth and distance with both eyes are referred as binocular cues। ठीक है, जब दो आंखों से हम चीज़ों को देखते हैं तो उसको बाइनोकुलर क्यूज़ कहते हैं। अब बाइनोकुलर में फर्स्ट पे है ए रेटिनल डिस्पैरिटी। व्हेन लुक एट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट द टू आइज डोंट रिसीव एग्जैक्टली द सेम इमेज। ठीक है, जब किसी भी पर्टिकुलर इमेज की तरफ देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों आंखें जो है वो सेम इमेज देखें। द डिफरेंस इन द इमेज इन द टू आइज इज़ कॉल्ड रेटिनल डिस्पैरिटी। अब इस वजह से जो आंखों में या रेटिना पे जो डिफरेंस आता है इमेजेस के शेप और साइज़ का, उसको हम रेटिनल डिस्पैरिटी कहते हैं। द राइट आई टेंड टू सी लिटल मोर ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द लेफ्ट आई सी स्लाइटली मोर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट दैन डज द राइट। ठीक है, तो क्या होगा कि राइट आंख की चीज़ें जो हैं वो राइट साइड पे देखेंगी और जो लेफ़्ट आई है ना वो लेफ़्ट साइड पे जितनी चीज़ें होंगी उनको देखेगी। ठीक है, अगर आप अपनी आंख पे भी हाथ रख के देखें, ठीक है, राइट पे अगर आप हाथ रखते हैं तो लेफ़्ट साइड की वजह से आप राइट पे नहीं देख सकते बल्कि आप लेफ़्ट साइड की चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप लेफ़्ट पे हाथ रखते हैं आँख पे तो आप राइट साइड की ज़्यादा चीज़ें देखोगे।
ये छोटे-छोटे एक्सपीरियंस आप साथ के साथ किया करें ताकि आपका जो नॉलेज है ना वो सही प्रैक्टिकल हो जाए। ठीक है, लास्ट इज़ कन्वर्जेंस द आई टर्न इनवर्ड और कन्वर्ज व्हेन वी लुक एट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। जबकि हम करीब के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं ना तो हमारी आंखें जो है ना वो अंदर की तरफ को चली जाती हैं। ठीक है, अक्सर हम जो गेम खेला करते थे बचपन में, जब पेंसिल आंखों के करीब लेकर आते जाते थे तो आई बॉल जो है वो बिल्कुल नाक के साथ चला जाता था। नाक के साथ चला जाता है तो मतलब बिल्कुल नाक के करीब जो है हमारे आई बॉल्स आ जाते थे और एज अ रिज़ल्ट हमारे सर में भी दर्द शुरू हो जाता था। ठीक है, तो जब करीब के ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो हम हमारी आई जो है वो कन्वर्ज होगी, इन्वर्ट होगी, या आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास लेक्चर था काइंड्स ऑफ परसेप्शन के बारे में। पंखा बंद करके रोज़े की हालत में मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है और ये काफ़ी टफ़ होता है। अगर पंखा चल रहा हो तो फिर आप लोगों के शिकवे शिकायत होते हैं कि आवाज़ सही नहीं आ रही, ठीक है? तो होप कि आपको लेक्चर समझ आया हो। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।